एग का एग्जाम्पल दे रहे थे, राइट? ये रहा एग। ऐसे खड़े रखना बहुत डेंजरस है। क्यों? फूट जाएगा। लेकिन अगर हम इसको ऐसे रखें, ये है आपका सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है? दिस इज सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट। सेकेंड केस में अगेन दिस इज सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट। साइज का डिफरेंस है बट है एग ही, ठीक है? अब इस केस में सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगा? क्योंकि ये सिमेट्रिक है, राइट? सिमेट्रिक किसके? अगर हम ये एक्सिस लिए तो इसके सिमेट्रिक, और अगर हम यहाँ ये एक्सिस लिए तो इसके सिमेट्रिक। आ रहा है समझ में? मतलब ये जो मेरे पास बॉडी है, एग है, ठीक है, या जो भी चीज हम कंसिडर, हाँ वाइट करते हैं। वाइट करेंगे तो अभी ये दिखाई नहीं देगा। अच्छा दिखाई दे रहा है, चलिए दिख रहा है। आप लोग बताइए कौन सा क्लियर है ज्यादा, ये ठीक है? ओके ठीक है, चलिए। तो एग का जो शेप है, दैट शेप इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब समझ में आता है? अगर आप बोल रहे हैं कि कोई पर्टिकुलर कर्व या कोई पर्टिकुलर बॉडी इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, मतलब वो एक्स एक्सिस उस पर्टिकुलर बॉडी को या उस कर्व को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, ठीक है? तो अगर कोई भी बॉडी सिमेट्रिक है ना, तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी समझना या मतलब पॉइंट आउट करना आसान रहता है। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि दिस बॉडी इज सिमेट्रिक तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ होगा। देखिए जहाँ रेड कर रहे हैं, आ रहे समझ में? यहाँ पे क्योंकि इसके चारों साइड जो बॉडी लिए या जो एग हम लिए वो सिमेट्रिक है, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है ना वो इक्वल है। लेकिन अगर हम ऐसे कोई ले रहे हैं यहाँ, इसके लिए बताना थोड़ा डिफिकल्ट होगा कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? सिमेट्रिक का क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है? नेक्स्ट, तो अब एग इस पोजीशन पे है एंड नाउ एग इज एट दिस पोजीशन, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ होगा। अब सपोज दिस पॉइंट इज O, this point is A, this point is O1 and this point is A1. अब बताइए OA1, OA and O1A1 दो पॉइंट है ये। अब OA और O1A1 क्या है? दो अलग अलग पोजीशन पे, दिस इज पोजीशन नंबर 1, दिस इज पोजीशन नंबर 2। तो पोजीशन नंबर 1 पे OA क्या है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डिस्टेंस कहां से? सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट से। डिस्टेंस ऑफ center of gravity from surface of contact। समझ में? अब आप ये बताइए पोजीशन नंबर 1 एंड पोजीशन नंबर 2, एक केस में मेरे पास है OA एंड सेकंड केस में O1E1। किस केस में डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट से दूर में, फार अवे? फर्स्ट केस, मतलब यहां क्या होगा? OA इज ग्रेटर देन O1A1। क्लियर हुआ? अगर ये डिस्टेंस मिनिमम हो, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे? इफ दिस डिस्टेंस इज मिनिमम, द पोजीशन ऑफ द बॉडी इज स्टेबल। इस पोजीशन पे देखिए ये मिनिमम है, और आप एग को हर एंगल में इमेजिन करिए। ऐसा भी एक एंगल ये भी हो सकता है कि आप एग को ऐसे रखना चाह रहे हैं, थोड़ा इंक्लाइन करके ऐसे रख सकते हैं ना, और तो रहेगा नहीं बट स्टिल आप इमेजिन करिए, ठीक है? एक पोजीशन ये हुआ, एक पोजीशन ये है, एक पोजीशन ये है। अब जितना भी पोजीशन इमेजिन करेंगे उसमें जो सबसे लोएस्ट या सबसे मिनिमम डिस्टेंस होगा ना सेंटर ऑफ ग्रेविटी का फ्रॉम द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट, वही पोजीशन उस पर्टिकुलर बॉडी का स्टेबल पोजीशन है या इक्विलिब्रियम पोजीशन है।
क्या बोले? ठीक है, ठीक है, एक हो गया स्टेबल पोजीशन। अगर कोई भी बॉडी यहाँ पे, ठीक है, आप थोड़ा सा इधर से पुश किए तो ये क्या होगा, आगे बढ़ना चाहेगा। मतलब फोर्स अगर राइट साइड इस डायरेक्शन में, जिस साइड हम एरो दिए हैं, तो इसका मूवमेंट कहाँ होगा, इस डायरेक्शन में। अगर फोर्स का डायरेक्शन रिवर्स कर दिए तो बॉडी का मूवमेंट क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में। अरे समझ में, पुश कर रहे हैं, ठीक है, कोई आपको पीछे से पुश कर रहा है तो आप आगे की साइड चले जाएंगे, कोई आपको आगे की साइड से पुश कर रहा है तो आप पीछे की साइड चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा पुश करने से या पुल करने से अगर आप वापस अपने इस इनिशियल पोजीशन पे आ जाते हैं, ठीक है, तो उस पोजीशन को हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम स्टेट, स्टेबल पोजीशन, स्टेबल पोजीशन बोलेंगे। जैसे यहाँ जो एग्जांपल हम लोग लिए थे एग का, इस पोजीशन पे, ठीक है, अगर ये इस पोजीशन पे, तो यहाँ इस पोजीशन पे ज़्यादा देर रहेगा नहीं, थोड़ा सा भी आप इसको पुश करेंगे ना, ये क्या हो जाएगा, इस पोजीशन पे आ जाएगा। अगर नहीं है तो जाइए किचन, ऑलमोस्ट सबके घर एग होगा, जो लोग वेजिटेरियन है एक पोटैटो ले आइए सेब का, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करके देखिए। अगर आप इस पोजीशन पे रखे हैं, थोड़ा सा भी पुश करते हैं ना, मतलब लाइट फोर्स जितना कम से कम, ठीक है, इसको थोड़ा सा भी फोर्स अगर मिलता है, इवन अगर तेज हवा भी चलेगा ना, तो ये एग रेस्ट करेगा इस टाइप से। लेकिन अगर एग इसी पोजीशन पे है, आप इसको थोड़ा इधर से पुश करिए या थोड़ा इधर से पुश करिए, मतलब स्टेबल पोजीशन पे है, तो थोड़ा ये मूव करेगा, थोड़ा हिलेगा डुलेगा, लेकिन वापस इसी पोजीशन पे रेस्ट करेगा। तो दिस पोजीशन इज स्टेबल पोजीशन। लेकिन ये पोजीशन स्टेबल नहीं है, ये अनस्टेबल। सारे समझ में क्या बोल रहे हैं? यस नो, ठीक है। चलिए कोन लेते हैं, ये सब का यूज होगा, आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी में आप लोग कंफ्यूज नहीं करेंगे कि किस पोजीशन पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हो सकता है, ठीक है। चलिए कोन बनाते हैं। ठीक है, दो पोजीशन में कौन बना सकता है, नहीं ये हो गया फर्स्ट पोजीशन। सेकंड पोजीशन में क्या होगा, इसको इन्वर्ट करेंगे, इन्वर्टेड पोजीशन, ठीक है, 180 डिग्री एंगल से इसको, ठीक है, दिस इज पोजीशन नंबर 2। इस पोजीशन में और इस पोजीशन में, ठीक है, कौन सिमेट्रिक है क्या, कौन का शेप देख के बताइए, क्या कौन सिमेट्रिक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इस कोन में सब जगह सेम है, सोच के बताइए। आप लोग के परफॉर्मेंस पे, आप लोग के इंटरेक्शन पे नेक्स्ट गूगल मीट का क्लास डिपेंड करेगा, बता दे रहे हैं। इंटरेक्ट नहीं करेंगे हम गूगल मीट का क्लास में, बहुत वीडियो देखते रहिए, समझते हैं। यस, कौन बोल रहा है, यस। नाम बताइए, ऐसा पता नहीं चल रहा है कौन बात कर रहा है। ओके, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है, मतलब सब साइड इक्वल है ना। अच्छा बताइए, जो नो बोल रहा है एक्सप्लेन करिए। ओके,
एक्स एक्सिस के अलॉन्ग सिमेट्रिक नहीं है, वाई एक्सिस के लिए। लेकिन क्या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास सब साइड सेम है? मतलब ऐसा है क्या कि इस पोजीशन पे मास का डिस्ट्रीब्यूशन सेम होगा, मतलब यहाँ जितना है यहाँ पे भी उतना ही होगा? इट्स लाइक अगर हम ये बोले कि अगर हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं कोन को, ठीक है, वर्टिकली नहीं हॉरिजॉन्टली, तो ऊपर का वेट और नीचे का वेट सेम होगा, ऐसा है कुछ? या ऊपर का मास नीचे का मास सेम होगा? अगर कोन ले रहे हैं ना, कोन, आपको ये शेप देख के लग रहा है ना कि इधर इसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ज्यादा है, इधर ज्यादा मास है नीचे साइड, ऊपर के साइड क्या है? कोन का मतलब इस लाइक ये, अगर हम इसको वर्टेक्स बोले, ये वर्टेक्स, ठीक है, यहाँ पे कितना पोर्शन है? बहुत कम। लाइक अगर हम ये सॉलिड लेते हैं, सॉलिड कोन, ठीक है, अगर हम सॉलिड कोन भी ले रहे हैं तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इस पोर्शन पे, ठीक है, इस पोर्शन पे कम है, यहाँ कम है। जैसे जैसे हम बेस पे आ रहे हैं ना, बेस पे डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा हो रहा है, मतलब ये कोन बेस के साइड हैवी हो रहा है, समझ में आ रहा है? हैवी, क्योंकि यहाँ पे कितना है? पोर्शन ही नहीं है कोन, यहाँ तो छोटा सा है, नीचे जैसे जैसे जा रहा है वो स्प्रेड होता जा रहा है, फैल रहा है उसका, ठीक है, सरफेस एरिया भी सब ज्यादा हो रहा है, सब कुछ ज्यादा है यहाँ पे सरफेस एरिया कम है, जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं, बेस के साइड आ रहे हैं, ये हैवी हो रहा है, ठीक है। और इसका जो, आप समझिए, जो पोजीशन ये ले रहा है, ये पोजीशन भी तो इसका बढ़ रहा है, ठीक है, तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, सब कुछ एक्सपैंड कर रहा है, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है वो बेस के साइड ज्यादा है, ठीक है। अब क्या कि है तो कोन ही, हर कोन के केस में यही होगा, अगर वो हम हॉलो भी लिए तो भी उसका जो मास है ना वो ज्यादा, क्यों? क्योंकि नीचे के साइड सरफेस एरिया ज्यादा हो गया, ऑल्दो इंटरनली कुछ है नहीं, खाली है, लेकिन बाहर का सरफेस एरिया तो ज्यादा हुआ, मतलब मास नीचे ज्यादा होगा। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? यस, नो? ठीक है। सेकेंड वाले केस में है कौन ही, लेकिन हम पोजीशन चेंज कर दिए, वर्टेक्स नीचे आ गया है और जिसको हम लोग बेस बोल रहे हैं वो उसको हम ऊपर ले लिए, ठीक है। अब केस नंबर 1, केस नंबर 2, कौन सा पोजीशन स्टेबल होगा? कहाँ पे हम कोन को इजीली रख पाएंगे? अगर हम थोड़ा पुश भी करें ना, कोन वापस आ जाएगा उस पोजीशन 1, 2 में नहीं, जैसे हम यहाँ से पुश करेंगे ना ये गिर जाएगा, लेकिन यहाँ पे अगर हम थोड़ा पुश भी करते हैं, थोड़ा स्लाइड होगा इधर भी, लेकिन वापस आ जाएगा। इधर से पुश करेंगे, थोड़ा स्लाइड हो सकता है लेफ्ट हैंड साइड पे, लेकिन फिर वापस आ जाएगा अपनी पोजीशन पे। ये पोजीशन स्टेबल है, एंड दिस पोजीशन इज अनस्टेबल। इसको बस मौका चाहिए, हो सकता है खड़ा ही ना हो पाए, ठीक है। और एक चीज, क्योंकि ये स्टेबल है, समझ में आ गया अब स्टेबल का मतलब क्या होता है, कि थोड़ा सा भी पुश करेंगे, थोड़ा सा भी फोर्स उस पर डालेंगे तो वो अपने पोजीशन पे वापस आ जाए, ठीक है। लाइक आपका घर, योर हाउस इज योर स्टेबल पोजीशन। अगर घर पे आप लोग लड़ाई झगड़ा नहीं किए तो घूम फिर के वापस इंसान कहाँ जाता है? घर ही आता है ना, कि आप लोग कहीं और चले जाते हैं, ठीक है। तो वो पोजीशन आपका स्टेबल पोजीशन, आप बोल सकते हैं कि योर हाउस इज योर स्टेबल पोजीशन। आप जितना भी काम रहता है, कुछ भी रहता है, इट्स लाइक अगर हम ये बोले कि आपको जो भी एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ रहा है काम का, पढ़ने का, लिखने का, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा बर्डन है अगर, तो दैट ऑल आर लाइक फोर्सेस, ठीक है। आपके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, सपोज ऐसा हो कि आपको कुछ लेना है, आपको बुक ही खरीदना, आप मार्केट जाएंगे, वापस घर पे ही आएंगे ना, थोड़ी देर के लिए आप डिस्टर्ब होते भी हैं, लेकिन वापस आप घर पे आते हैं, ठीक है। अनस्टेबल वाला समझ में आ गया? थोड़ा सा भी पुश करेंगे तो ये अपना पोजीशन मतलब चेंज कर देगा, वापस उस पोजीशन पे नहीं आएगा, दैट पोजीशन इज अनस्टेबल। अब अगर पोजीशन स्टेबल हो गया, इसका मतलब है कि इस पर्टिकुलर कोन का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो सरफेस ऑफ कांटेक्ट से मिनिमम पोजीशन पे होगा, ठीक है। ये कंडीशन था किसी भी बॉडी का स्टेबल होने का, सबसे पहला कंडीशन ये होगा कि उस बॉडी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ना वो सरफेस ऑफ कांटेक्ट से लीस्ट डिस्टेंस पर है, मिनिमम, उससे और मिनिमम नहीं हो सकता, दैट शुड बी लोएस्ट, ठीक है। किसी को पता है क्या होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द फोन? आप लोग सेंटर ऑफ प्रेशर पढ़े, ठीक है, तो आप लोग को ये पता होना चाहिए, अगर आप लोग रेडी हो गए थे टेस्ट के लिए तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए।
कोन के केस में जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, अच्छा आप बताइए जी कहाँ होगा, बताइए। ये लाइन अगर हम लिख रहे हैं दिस इज ओ, फिगर में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, दिस इज ओ, दिस इज ए बी सी, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ओ ए में लाई करना चाहिए, ठीक है। तो ओ ए में अगर लाई करेगा तो कहाँ होगा, मतलब एकदम मिडिल पॉइंट पे होना चाहिए या थोड़ा नीचे के साइड, मतलब ओ के साइड होना चाहिए, ए के साइड होना चाहिए, या इसके सेंटर पे होना चाहिए। सपोज सेंटर इज O1, ओ के साइड होना चाहिए। रीजन, मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का क्या था डेफिनेशन, कि हम लोग इमेजिन करते हैं एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे उसका मास कॉन्सेंट्रेटेड, इस पूरे कोन का जो मास है वो कहाँ, बेस की साइड ज़्यादा है, तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा ना ये ओ के साइड होगा, लेकिन ओ पे नहीं हो सकता है, ये कहीं यहाँ पे होगा, ठीक है। सपोज दिस इज O2, O2 जी लिखते हैं, ठीक है, दिस इज जी, G is the center of gravity, C is center of gravity, and OG is H upon 4, where H is OA। आया समझ में, या फिर आप इसको लिखिए OA upon 4। क्लियर हुआ। सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, BC। आप बोल सकते हैं अगर ये टेबल पे है तो दिस इज द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट। तो फिगर 1 के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो हो गया वो OG, ठीक है, सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट अगर हम ले रहे हैं। AG क्या हो जाएगा, AG कितना होगा, यस 3/4H। अब फिगर नंबर 2 पे आते हैं, ऑब्वियसली इसमें भी कहीं ना कहीं G होगा, ठीक है, ये हो गया O, दिस इज O1 E1 B1 एंड दिस इज C1, ठीक है। इस केस में O1G जो होगा वो अगेन H/4, लेकिन डिपेंड करेगा कि सरफेस ऑफ कांटेक्ट क्या है, ठीक है। मान लीजिए अगर हम सरफेस ऑफ कांटेक्ट इसको बना देते हैं A1 को, अच्छा तो चेंज करते हैं, दिस इज सरफेस ऑफ कांटेक्ट, दिस डिस्टेंस इज H। ठीक है, H दिखाई दे रहा है, दिस इज H, तो ये O है, G यहाँ पे होगा, ठीक है, एंड सपोज दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C। अब सरफेस ऑफ कांटेक्ट से डेप्थ ऑफ CG क्या होगा, या डिस्टेंस ऑफ CG फ्रॉम सरफेस ऑफ कांटेक्ट क्या होगा बताइए, OG होना चाहिए या AG होगा या AO, बोलिए। yes, this should be AG and this distance is 3/4H। आ रहा है समझ में कैसे लेंगे, ये इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि जब आप थ्रस्ट फाइंड करेंगे ना, थ्रस्ट आपका जो टॉपिक है दैट इज थ्रस्ट ऑन प्लेन सरफेस, थ्रस्ट आप 2 बार फाइंड करेंगे आप अपने पूरे सिलेबस में, ठीक है, एक कर्व सरफेस के लिए, दूसरा प्लेन सरफेस के लिए। तो जो फॉर्मूला होगा ना, दिस इज WS Z बार,
जहाँ पे जो z बार है, दिस इज डेप्थ ऑफ CG, या बोल सकते हैं डिस्टेंस ऑफ CG फ्रॉम सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो CG हम मेजर कर रहे हैं वो कहाँ से ले रहे हैं, सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट से ले रहे हैं। ठीक है, आ रहा है समझ में क्या बोल रहे हैं? और S जो होगा वो होगा एरिया, एरिया ऑफ द प्लेन सरफेस, जिसका CG फाइंड, जिस पे थ्रस्ट फाइंड करना है। ठीक है, प्लेन सरफेस। ठीक है, और W जो होगा वो होगा वेट पर यूनिट में। W के प्लेस पे आप लिख सकते हैं ρg भी लिख सकते हैं। सबके पास बुक है ना, निकालिए तो। सबके पास बुक है, जेरोक्स से क्या है बताइए, है ना? ठीक है, चलिए बुक निकालिए। आपके बुक में बहुत सारा क्वेश्चन है इस टॉपिक पे। ठीक है, जो मेन मोटिव होगा, एरिया फाइंड करना इजी है। मतलब अगर हम लोग इस फॉर्मूला से जा रहे हैं फर्स्ट, ठीक है, तो फॉर्मूला इज W/Z बार। इसका क्या करना है, डेंसिटी आपको दिया रहता है, आप लिख लेंगे रो जी। एरिया आपको फाइंड करना आता है। ठीक है, इस अंडरस्टूड, आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। इवन मल्टीपल एरिया इंक्लूडेड भी रहे तो आप एरिया फाइंड कर सकते हैं। जो प्रॉब्लम होगा उस पर होगा। ठीक है, कि CG कैसे निकालना है, किसी को याद है ट्रायंगल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे निकालते हैं? सोच के बताइए तो, व्हाट इज द CG ऑफ उस ट्रायंगल के लिए? कोई कंडीशन है? क्या कंडीशन बताइए, कौन सा ट्रायंगल लेते हैं? 2/3 ऑफ द मीडियन, करेक्ट है, बट स्पेसिफिक बुक से देख के बता रहे कि समझ में आ गया आपको? वाह, चलिए बहुत अच्छा लगा। चलिए एक दो चीज़ और बताते हैं। ठीक है, ऐसे दिखाई तो दे रहा है ये जो ट्रायंगल है इक्विलैटरल है। ठीक है, लेकिन ये किसी भी ट्रायंगल के लिए वैलिड होगा। ठीक है, ये डेप्थ, ये मेरा फ्री सरफेस है। ठीक है, ये लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन, ये डेप्थ H1, दिस डेप्थ इज H2 एंड दिस डेप्थ इज H3। ठीक है, तीनों अलग अलग लाइन पे। ठीक है, डेप्थ अलग अलग है। दिस इज H1, दिस इज H2 एंड दिस इज H3। क्लियर हुआ क्या बोले? एंड दिस इज फ्री सरफेस। इस ट्राइंगल के लिए जो डेप्थ ऑफ CG होगा, ठीक है, सपोज यहाँ पे कहीं लाई करेगा, तो इसके लिए जो फॉर्मूला होगा ना वो होगा H1 प्लस H2 प्लस H3 और 3। दिस इज डेप्थ ऑफ CG फ्रॉम फ्री सरफेस, डेप्थ ऑफ CG फ्रॉम फ्री सरफेस। क्लियर हुआ क्या बोले? अब आप इमेजिन करिए कि ये ट्रायंगल को फ्री सरफेस पे लेके आते हैं, मतलब इसका एक वर्टेक्स फ्री सरफेस को टच करेगा, तो H1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। तो उस केस में जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा ना वो हो जाएगा H2 प्लस H3/3। मतलब इसका अलग अलग केसेस है। देखिए, आपको हर कुछ याद करने की जरूरत नहीं, अगर आपको ये याद है ना तो आप बहुत सारा चीज इससे डिराइव कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं डेप्थ ऑफ CG इज H1 प्लस H2 प्लस H3/3। आपको फिगर याद है?
H1 H2 H3 क्या है वो भी याद है। चलिए एक दो फिगर अब बनाते हैं। ये हो गया मेरा फ्री सरफेस, ये हो गया मेरा ट्रायंगल, ठीक है। एंड दिस डेप्थ इज, नंबर 2। ट्रायंगल तो ऐसे भी हो सकता है। और कोई पॉसिबिलिटी है? नहीं। चलिए यहाँ पे एक हाइट है, एक हाइट यहाँ। चलिए दिस डेप्थ इज h1, this depth is h1, this depth is h2. These are free surfaces. Free surface fs लिख रहे हैं, ठीक है, फ्री सरफेस। केस 1 के लिए व्हाट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी? चलिए बताइए जल्दी से हर्षिता। फर्स्ट वाला केस मतलब ये फर्स्ट है एंड दिस इज सेकंड। फर्स्ट केस के लिए व्हाट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी? फर्स्ट केस केस नंबर 1 पे H2 दिखाई दे रहा है हर्षिता, बताइए। सिर्फ H1। अच्छा अच्छा एक मिनट, ठीक है, हम इसका फिगर बनाते हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड पे ध्यान दीजिएगा। लेफ्ट हैंड साइड के लिए ऊपर सेंटर ऑफ ग्रेविटी लिखा हुआ है, ठीक है, एंड उसके लिए फिगर बनाया जा रहा है। दिस इज H1, दिस इज H2, दिस इज H3। ये हो गया फ्री सरफेस। अगर मेरे पास ट्रायंगल लेफ्ट हैंड साइड पे जो ट्रायंगल है, ठीक है, उसका 3 वर्टेक्स है जो H1 H2 और H3 डेप्थ पे है फ्री सरफेस से, तो उस केस में सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, तीनों डेप्थ को ऐड करते हैं डिवाइडेड बाय 3। केस नंबर 1 जब उसका 2 वर्टेक्स फ्री सरफेस पे है और उसका थर्ड वाला वर्टेक्स H1 डेप्थ पे है, तो इस केस में व्हाट विल बी द CG? हर्षिता आप बताइए। वो कैसे हर्षिता? अच्छा ठीक है, चलिए ABC लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ देखिए A, दिस इज B, दिस इज C। तो A जो है फर्स्ट वर्टेक्स फ्री सरफेस में है, यस नो? तो फ्री सरफेस से उसका डेप्थ कितना होगा? 0 नहीं होगा, फ्री सरफेस पे आ गया, नो डेप्थ, वो तो फ्री सरफेस पे ही है, 0। सेकेंड वाला वर्टेक्स भी फ्री सरफेस पे है, तो दैट डेप्थ इज अगेन 0। जो बच गया वो H1 है बस। क्या होगा? नहीं होगा। कहाँ ध्यान है? वहां सिर्फ H1 दिखाई दे रहा है, फिर H2 H3 क्यों चला जा रहा है? चलिए पढ़े, अच्छा ठीक है, नहीं पढ़े, हम ये नहीं एक्सपेक्ट करें कि आप पढ़ें। अभी हम क्या बोले? अभी हम बताएं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ट्रायंगल का जिसका 3 वर्टेक्स इतने डेप्थ पे है, आपको बस हम उससे डिराइव करना सीखेंगे, पहले वाले से कोई कनेक्शन नहीं था, ठीक है। चलिए श्वेता, श्वेता है ना? केस नंबर 2 के लिए श्वेता बताइए तो क्या होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी? श्वेता है? कौन आंसर करेगा? H1 plus H2 by 3, okay, H1 plus H2 by 3, ठीक है, एकदम करेक्ट। केस नंबर 3, चलिए अपूर्व आपको बताना है।
दिस डेप्थ इज h। चलिए बताइए केस नंबर 3 के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डेप्थ क्या होगा? h/3। अच्छा, अपूर्वा ये वर्टेक्स h डेप्थ पे है, ठीक है, देखिए मार्क कर, ये डेप्थ h डेप्थ पे, ये वर्टेक्स h डेप्थ पे, ये वर्टेक्स h डेप्थ पे, एंड दिस वर्टेक्स इज एट 0 डेप्थ, तो 0 प्लस h, यस 2h/3, CG इक्वल टू 2h/3। और CG का मेजरमेंट फ्रॉम फ्री सरफेस से याद रखिएगा हमेशा, ठीक है। जब भी हम थ्रस्ट फाइंड करते हैं ना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो लेते हैं वो फ्री सरफेस से लेते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ कैसे CG निकाले? अगर ये बोला जाए कि आपको इस ट्रायंगल का थ्रस्ट निकालना है, ठीक है, अब इस पे थ्रस्ट निकालना तो आपके पास ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने का 50 मतलब ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला है आपके पास, फॉर्मूला के थ्रू आप क्या फाइंड कर लेंगे, दिस इज डब्ल्यू एस जेड बार, आप आराम से ये निकाल लेंगे। अगर डब्ल्यू का वैल्यू दिया हुआ है रो, अगर डेंसिटी मेंशन है तो आप लिखिएगा रो जी, नहीं मेंशन है तो उसको डब्ल्यू ही रहने दीजिएगा, वेट पर यूनिट मास, ठीक है। जेड के जेड बार के केस में क्या हो जाएगा, तीनों को डेप्थ मेजर करिएगा एंड डिवाइडेड बाय 3 कर दीजिएगा। अगर ये ट्रायंगल होगा तो 2h/3 हो जाएगा, इस टाइप का ट्रायंगल है तो h1 + h2/3, ये ट्रायंगल है तो h1/3। तो ट्रायंगल वाले केस में इस टाइप, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो किसी भी कंडीशन पे आप CG फाइंड कर लेंगे ट्रायंगल का, तो आप थ्रस्ट फाइंड कर लेंगे वैरायटीज ऑफ ट्रायंगल के लिए। आ रहा समझ में क्या बोल रहे हैं? तो हम एक्सपेक्ट करें कि आपसे 1-2 क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए इसके बाद का जो एथिक्स क्लास है ना वो हमको ही लेना